हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। हम बात कर रहे थे आरएस इंटरव्यू जो हाल ही में चल रहे हैं उन्हीं के क्वेश्चन आंसर के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कैंडिडेट जो है इनका इंटरव्यू जो है वो डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव सर के बोर्ड में हुआ था, जो कि आरपीएससी के चेयरमैन भी है। क्वालिफ़िकेशन इनकी है बीटेक, इन्होंने बीटेक करा है यानी इंजीनियरिंग करी है। इंटरव्यू जो है इनका वो 28 जून 2021 को हुआ। इनके क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं। चेयरमैन सर वही स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, कहाँ से आ रहे हो, ठीक है, 2016 के बाद से अब तक क्या कर रहे हो, रात को कहाँ रुके, नाश्ता करके आए हो, अपने बारे में कुछ बताओ, बीटेक के बाद प्रशासन में आने के क्या कारण रहे। यानी 5-7 मिनट तो इंटरव्यू में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से करी, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। इनसे ये पूछा गया नाश्ता करके आए हो, अपने बारे में खुद से कुछ बताओ, बीटेक के बाद प्रशासन में क्यों आना चाहते हो, ये इनसे पूछा गया। तो बीटेक क्या, हर कोई एजुकेशन जो भी करा हुआ है, ग्रेजुएशन मान लो या फिर MBA मान लो, उन सभी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रशासन में आने के क्या कारण हैं। आगे हम बात करते हैं मेंबर वन ने पूछा कि अच्छा फास्टैग क्या होता है, रास्ते में कितने टोल आए। अब फास्टैग जो होता है हमारा, फास्टैग जो होता है, टोल प्लाजा जो होते हैं हमारे, उन पर फास्टैग लगा हुआ होता है। तो टोल प्लाजा पर तुरंत टोल का भुगतान करने के लिए हम फास्टैग का यूज़ करते हैं, जिसका लिंक जो होता है वो हमारे प्रीपेड अकाउंट से होता है, जिसको रिचार्ज करना होता है, इन टॉपअप से उसका रिचार्ज करना होता है। और फास्टैग जो है वो RFID, ये ध्यान में रख लेना, RFID टेक्निक जो है वो यूज़ करता है। RFID क्या होती है? अब RFID होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जो है ये हो गई है, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करता है ये रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसमें क्या होता है, साथ में क्या होता है, समय बचत भी होती है, ये प्रदूषण को कम भी करता है और वित्तीय घाटा जो है वो भी कम करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं QR कोड। QR कोड क्या होता है? QR कोड होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ओके, जिसको सर्वप्रथम जापान के द्वारा जो है ये विकसित किया गया था QR कोड। अब ये दिखने में क्या होता है, स्क्वायर बार कोड की तरह ही होता है, जैसे कि आपने मोबाइल में भी देखा होगा, जो QR कोड जो है वो आजकल हर जगह देखने को मिल रहा है। तो ये नॉर्मली जो है स्क्वायर बार कोड की तरह होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक ग्रिड बने हुए होते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर के, ठीक है, जिसका कॉम्बिनेशन जो है वो ग्रिड की तरह लगाया जाता है। 2D जो संकेतक होते हैं उसके रूप में जो है इसका दिखाई देता है हमें ये। और ये मैट्रिक्स बार कोड के लिए क्या करता है, ट्रेडमार्क का काम करता है। ओके, तो ये बिज़नेस जो है, हमारे बिज़नेस हो मान लो या फिर कोई भी कमर्शियल साइट्स हो गई, सभी में जो है अभी QR कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। क्यों यूज़ किया रहा है? क्योंकि इससे आसानी से जो है नॉर्मल कैमरे से भी जो है, एंड्रॉयड के अलावा जो अगर मान लो कम क्वालिटी का भी अगर कैमरा उसमें है तो उसी से स्कैन जो है इसको आसानी से किया जा सकता है। QR कोड को किसी भी डायरेक्शन से स्कैन किया जा सकता है, यानी ये 360 जो है वो सपोर्ट करता है। आप किसी भी डायरेक्शन में, नॉर्मल बार कोड जो है वो एक तरीके से स्कैन होता है, लेकिन ये 360 डिग्री, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन किधर से भी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली किसी भी तरीके से जो है ये स्कैन जो है इसके थ्रू हो सकता है, ठीक है। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि इसकी जो मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी के कारण क्या होता है, इसमें वीडियोस, बड़े बड़ी फाइल्स और जो बड़ी इमेजेस जो है वो इसमें क्या की जा सकती है, स्टोर की जा सकती है। यही कारण है कि इसका जो है वर्तमान में प्रयोग जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। ये 4 जो है एनकोडिंग मोड्स का प्रयोग करता है, जो डेटा को इफ़िशिएंटली रूप से स्टोर करता है। इसमें जैसे न्यूमेरिक हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया, बाइट और बाइनरी हो गया, कांजी, ठीक है, इन सभी 4 जो एनकोडिंग मोड्स हैं, इन सब का QR कोड में जो है वो यूज़ होता है। मैंने QR कोड इसलिए ज़्यादा बता दिया क्योंकि प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। इसमें क्या होता है, कोशिका तथा जैव आणविक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी और उत्पादों को विकसित किया जाता है। जैसे हम बात करें जीन इंजीनियरिंग जो है वो भी क्या है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, जिसमें उत्तक संवर्धन हो गया, कोशिका संवर्धन हो गया, GM जो प्रोडक्ट्स होते हैं, GM क्रॉप्स हो गई, ठीक है, ये सभी जो है वो जो बायोटेक्नोलॉजी है उसी के एग्जाम्पल्स है। अब जैसे हम बात करें 3 पेरेंट बेबी की बात करें, ह्यूमन जीनोम परियोजना हो गई, क्लोनिंग मान लो, क्रिस्पर टेक्निक हो गई, DNA पुनर्संयोजित टेक्निक हो गई, जीन थेरेपी हो गई, DNA फिंगर प्रिंटिंग हो गई,
ठीक है, ये सब जो है क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो आप इनको डिटेल से देख लीजिएगा कि क्या क्या है। नेक्स्ट है, क्या कोरोना एक बायो वेपन है? अब कोरोना एक बायो वेपन है, इस पर तो अभी रिसर्च जारी है, लेकिन कुछ देशों के वैज्ञानिकों ने, रूस के वैज्ञानिकों ने और अन्य देश के वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च करी तो उनको लगा कि जो चाइना का जो है ये एक बायो वेपन वार जो है वो उत्पन्न करने का एक तरीका हो सकता है कोरोना वायरस। लेकिन इसकी अभी तक जो है पुष्टि जो है कंप्लीट रूप से नहीं हुई है कि ये बायो वेपन है या नहीं है। नेक्स्ट है, क्या जानवरों पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाना चाहिए? अगर हम इथिकली देखें तो जानवरों पर जो है वैक्सीन का परीक्षण जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वैक्सीन से कोई खतरा होता है या वैक्सीन के कारण जानवरों की जान चली जाती है तो वो एक इथिकल रूप से क्या होगा, गलत होगा, यानी नैतिक रूप से जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। विवेकानंद जी के शेखावाटी क्षेत्र से क्या संबंध थे? तो शेखावाटी क्षेत्र से संबंध हम देखें विवेकानंद जी के, हो सकता है कि कैंडिडेट जो है वो शेखावाटी क्षेत्र से हो, तभी इनसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया हो। तो जो भी शेखावाटी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या है। शेखावाटी क्षेत्र से जो विवेकानंद जी का संबंध है वो खेतड़ी जो है हमारा झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू में खेतड़ी जगह है, वहाँ से जो है इनका रिलेशन है। तो सर्वप्रथम 1891 में जो है वो झुंझुनू में जो है पहली बार विवेकानंद जी जो है वो आए थे। फिर उसके बाद 1894 में, 1897 में और लगभग 3 बार से 4 बार ना विवेकानंद जी जो है शेखावाटी आए थे। और उसमें भी क्या हुआ था कि शेखावाटी को विवेकानंद जी जो है वो अपना दूसरा घर मानते थे। तो खेतड़ी के जो खेतड़ी को जो है वो दूसरा घर मानते थे विवेकानंद जी। तो खेतड़ी के नरेश है राजा अजीत सिंह, ठीक है, अजीत सिंह ने ही जो है क्या किया था, विवेकानंद जी को पगड़ी और चोगा, ठीक है, वेशभूषा, ठीक है, और साथ में विवेकानंद जो नाम है यानी उनका नामकरण जो है वो भी जो है वो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने जो प्रदान किया। तो शेखावाटी ने जो है वो विवेकानंद जी को एक पगड़ी, पहनावा, चोगा और जो उनकी वेशभूषा है और उनका नामकरण जो है वो उनको वरदान, मतलब उनको जो है वो गिफ्ट करा एक तरह से। ओके, उसके बाद में ये हुआ कि शेखावाटी खेतड़ी के अलावा ये पिपराली में भी रुके थे, श्याम सिंह लाडवानी की हवेली है वहाँ पर भी रुके थे, जीण माता के मंदिर में भी इन्होंने विजिट करा था, ठीक है। तो इस तरह से विवेकानंद जी जो है शेखावाटी में जो है इन जगहों पर जो है वो गए थे। लेकिन खेतड़ी जो है झुंझुनू में वहाँ जो है विवेकानंद जी का विशेष लगाव था। उन्होंने जो है जब शिकागो सम्मेलन से जब लौट कर आते हैं तो वहाँ पर खेतड़ी में उन्होंने भाषण भी दिया था विवेकानंद जी ने। उसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान में जो रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना विवेकानंद जी ने की थी, ठीक है। तो विवेकानंद जी की स्थापना के बाद जब राजस्थान में जब पहली शाखा जब रामकृष्ण मिशन की खुली तो अजीत सिंह के पौत्र के द्वारा जो है पहली शाखा खेतड़ी में जो है खोली गई थी 1958 में ही, ठीक है, जो क्या करती है, पिछड़े बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए कार्य करती है। इसके अलावा शिशु सदन जो है वहाँ पर बनाए गए हैं और मातृ सदन जो है वहाँ पर बनाए गए हैं जो कि सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम रित और ऋण की अवधारणा। रित और ऋण, अब रित और ऋण क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि रित क्या होता है। रित जो होता है ये होता है कि एक शाश्वत, सार्वभौमिक और स्वाभाविक जो है एक ब्रह्मांड की व्यवस्था होती है जिसको देवता या फिर कोई भी इंसान जो है वो उल्लंघन नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि एक स्वाभाविक व्यवस्था होती है जो चिरातन काल से चली आ रही है, ठीक है, जिसको मानना जो है वो क्या है, नैतिक रूप से बाध्यकारी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रित बोलते हैं। यानी जैसे मनुष्य को प्रकृति के अनुरूप जो है वो आचरण करना चाहिए, ठीक है। ये जो है विधि का स्रोत भी है। प्रकृति और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए भी जो है ये क्या है, आवश्यक है। कर्तव्य का पालन कराने के लिए जो है तो भी ये क्या है, रित की आवश्यकता जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। अब रित में क्या होता है कि रित व्यवस्था जो है इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता देखें तो क्या है। अब रित की वर्तमान में प्रासंगिकता ये है कि इसने क्या किया, कर्म जो नियम है हमारे, ठीक है, यज्ञ के जो नियम हैं उन सभी का मार्गदर्शन किया। और जो वर्तमान में जितने भी प्राकृतिक और जो नैतिक नियम हैं, ठीक है, उनकी वस्तुनिष्ठता और सार्वभौमिकता जो है वो इसके कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे पर्यावरण की संवेदनशीलता, हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, ग्रीन जीएनपी को फॉलो करना चाहिए, कार्बन उत्सर्जन कम से कम करना चाहिए, ठीक है। जो जानवरों पर इथिकल जो प्रयोग होते हैं वो कम से कम किए जाने चाहिए। जो सतत संधारणीय विकास जो है हमारा SDG उसके लिए, और इसके अलावा मानवता के लिए प्रति कल्याण की जो जितनी भी बातें हैं, विश्व शांति देख लीजिए, आतंकवाद का खात्मा हो, सभी में जो है हम देखें तो रित की अवधारणा जो है वो हमें कहीं ना कहीं स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है नैतिक रूप से, ठीक है। ये नैतिक रूप से जो होती है हमें स्वीकार करने के लिए कहती हैं। हो सकता है कि किसी को सही नहीं लगे तो वो माने भी नहीं,
क्योंकि आतंकवाद अगर हम देखें तो एक नज़रिए से देखें तो हमारे लिए तो अच्छा मतलब बेकार है, और लेकिन जब आतंकवादी जो है उनके लिए आतंकवाद क्या है, एक अच्छा है। अगर आतंकवादियों को ये पता लग जाए कि ये गलत चीज़ है तो वो ऐसा आतंकवाद फैलाएंगे क्यों, आतंक का जो है भय जो है वो क्यों जो है सब पूरी दुनिया में फैलाएंगे। अब हम बात करते हैं ऋण की अवधारणा। ऋण की अवधारणा में ये है कि प्रत्येक संस्कृति में लौकिक और पारलौकिक तत्वों का, ठीक है, चाहे इस लोक के हो चाहे पुराने जो हमारे पूर्वजों पुरानी जो है पीढ़ी, उस पुराने जो हमारे जो रहे हैं संस्कार, उसके आधार पर अगर तत्वों का आभारी मानते हुए, ठीक है, उनके प्रति अगर हम कृतज्ञता दर्शाएं, ठीक है, तो वो कृतज्ञता चाहे नैतिक रूप से दर्शाएं या फिर कोई कर्मकांड या विधान से दर्शाएं, तो यही क्या कहलाती है, ऋण कहलाती है। यानी इसको हम देखें तो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में लौकिक और पारलौकिक तत्वों का आभार व्यक्त करने के लिए, ठीक है, या फिर उनकी कृतज्ञता स्थापित करने के लिए नैतिक या कर्मकांडीय विधान करना ऋण कहलाता है। अब ऋण भी कितने हैं, ऋण भी बहुत सारे ऋण हैं। जैसे मेन ऋण इसमें 3 ऋण मान जाते हैं, जैसे ऋषि ऋण यानी आर्ष ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। ऋषि ऋण जो है वो कि अध्यापन, ठीक है, गुरुजनों के प्रति जो हम आदर करते हैं वो, साहित्य का अध्ययन करना, ठीक है, वेदों की रचना, क्योंकि क्या है, वेदों की जिन्होंने रचना करनी है उनके प्रति सम्मान प्रकट करना, 16 संस्कार है उनके प्रति सम्मान प्रकट करना, ये सब क्या है, हम वैदिक संस्कृति के प्रति जितना भी सम्मान प्रकट करते हैं एक तरह से वो क्या है, ऋषि ऋण का ही पार्ट है। फिर है देव ऋण। देव ऋण में ये हो गया कि देवताओं ने क्या करी है, सृष्टि की रचना करी है, तो हम क्या कर सकते हैं, देवताओं के प्रति आभार प्रकट कर, श्रद्धा कर, ठीक है, उनके हवन कर, उनके प्रति जो है पूजा अर्चना करके हम क्या करते हैं, इस ऋण से ऋण हो सकते हैं। थर्ड आता है हमारा पितृ ऋण। पितृ ऋण में क्या होता है, पूर्वजों ने हमें क्या है पैदा किया है, ठीक है, हमें पैदा किया है तो हम क्या करें, धर्मानुकूल संतान उत्पन्न करें, हम भी क्या करें और क्या करें, पूर्वजों के प्रति जो हमारा सम्मान जो है इस तरह से हम क्या करें, वो ऋण को अदा करें। फिर इसके अलावा 2 ऋण और आते हैं, अतिथि ऋण और जीव ऋण। अतिथि ऋण में ये हो गया कि अतिथियों के प्रति सम्मान को दर्शाएं हम। जीव ऋण में ये हो गया कि जैव विविधता का संरक्षण करें, पारिस्थितिक पर्यावरण का संरक्षण करें, ठीक है, पर्यावरण जो है, पर्यावरणीय जो है वो नैतिक जो बाध्यताएं हैं उनको हम क्या करें, फॉलो करें। तो ये सब क्या है, ऋण, ठीक है, ऋण की ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करें, शेखावाटी के ऐसे व्यक्तियों के नाम बताओ जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महान कार्य किए हो। अब शेखावाटी के जो आर्थिक क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनका तो जिक्र जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में करा है, मैं यहाँ पे वापस भी कर लेती हूँ, और सामाजिक क्षेत्र के और बात कर लेते हैं। जो आर्थिक क्षेत्र में पहले बात कर लेते हैं, जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल हो गए, BK बिरला हो गए, GD बिरला हो गए, इसके अलावा अजय पीरामल हो गए, इन सब ने जो है वो शेखावाटी में विकास के लिए जो है काफ़ी योगदान भी करा है। अब दूसरा हम बात करें सामाजिक क्षेत्र में महान कार्य के लिए, तो जमनालाल बजाज जो है उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम करा। उसके अलावा जो पंचपाणा आंदोलन हुआ था उसमें ठाकुर कल्याण सिंह जो थे उनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है। किशोरी देवी, ठीक है, इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य करे, दुर्गा देवी और किशोरी देवी ने। इसके अलावा नरोत्तम लाल जोशी ने जो है वो जकात आंदोलन चलाया था। तो इस तरह से इन लोगों ने जो है वो सामाजिक के क्षेत्र में काफ़ी महान कार्य किए गए हैं। और भी जो है सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं जिनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप और थोड़ा पढ़ लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि शेखावाटी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के महान कार्य करने वाले लोग कौन कौन से हैं। मैथ्स का आप समाज में क्या योगदान दे सकते हैं, इनसे पूछा गया कि मैथ्स का जो है समाज में क्या योगदान हो सकता है। फिर नेक्स्ट है मेंबर 3 ने क्वेश्चन पूछा, कोरोना की सेकेंड वेव जो है वो इतनी घातक क्यों रही, कारण बताओ। अब कोरोना की सेकेंड वेव जो है वो सभी को पता है कि ये कितनी घातक रही है, ठीक है। इस बार ये जो है पहली बार की तुलना में, पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा घातक रही है। अभी क्यों रही है, एक तो ये कारण है कि जो पहले वाला जो वायरस था और जो सेकेंड वेव में जो वायरस आया था उसमें अब की बार वाले वायरस में डबल म्यूटेंट वेरिएंट जो है वो ठीक है वो पाया गया, यानी डेल्टा वेरिएंट जो है वो पाया गया, जो कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट था, जो कि पहले की तुलना में 70% ज़्यादा जो है वो ज़्यादा खतरनाक तो था। इसके अलावा जो है प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है वो भी नहीं हुआ था। जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो वैक्सीनेशन जो है वो भी नहीं हुआ था, लोगों में सतर्कता भी नहीं आई थी। इसके अलावा वैक्सीन की कमी भी थी, तो वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था। इसके अलावा सब कुछ जो है वो खोल दिया गया था, ठीक है, सब कुछ खोल दिए का मतलब ये हो गया कि लाइक इलेक्शन जो हो रहे हैं वो भी क्राउडेड हो रहे हैं। इसके अलावा कुंभ का आयोजन करवाया गया और जो है हर चीज़ जो है मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के हर क्षेत्र जो है वो खोल दिए गए थे बिना वैक्सीनेशन के, तो ये भी एक कारण रहा। फिर नेक्स्ट है लोक कल्याण को परिभाषित करो। लोक कल्याण का मतलब हो गया कि सार्वजनिक हित, यानी जनहित में जो है जितने भी कार्य किए जाते हैं वो लोक कल्याण के तहत आते हैं। जैसे गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम चलाती है,
ठीक है, बच्चों के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, जो सोशल वेलफेयर में होती है वो लोक कल्याण के तहत ही आती है। नेक्स्ट है एफआर और एफडी के संवैधानिक प्रावधान बताइए। अब जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो भाग 3 में आता है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक शामिल है, जबकि फंडामेंटल जो एफडी, एफआर और एफडी, सॉरी यहाँ पर मुझे एफडी समझ नहीं आ रहा, मैंने इसको क्या समझ दिया, और फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के संवैधानिक प्रावधान। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो 51A के तहत आ गई है, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे आ गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या क्या बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा डिस्कस करा है। उसके बाद में नेक्स्ट है PIL क्या होती है, ये जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। PIL क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, यानी जनहित याचिका। अब ये PIL का कंसेप्ट जो है वो इंडिया ने कहाँ से लिया है, USA से, ओके, USA से लिया है। और भारत में जो है PIL का जनक कौन माना जाता है, PN भगवती जो है वो सर्वप्रथम जो है PIL जो है अगर इंडिया में जनक माने जाए तो सर्वप्रथम PN भगवती हैं जो लेकर आए थे, ठीक है। अब ये PIL जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जो है मानी जाती है कि इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो है वो PIL लगा सकता है। और इंडिया में न्यायिक सक्रियता लाने का जो है ये सबसे बड़ा साधन माना जाता है PIL आम लोगों के लिए, ठीक है। ये केवल जो है ना पब्लिक लोगों के लिए होती है, यानी पब्लिक यानी बोले तो केवल व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से, यानी एक व्यक्ति जो है वो PIL लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो लोग हैं एक साथ PIL लगा सकते हैं, नहीं, एक व्यक्ति एक PIL लगा सकता है, ठीक है। और उसके बाद में अब इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये होता है कि ये एक ऐसी प्रगतिशील जो है प्रणाली होती है जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा, ठीक है, कोई संस्था भी लगा सकती है, द्वारा सार्वजनिक हित और कल्याण के लिए जो है वो न्यायालय में रिट लगाई जाती है इसमें, ठीक है। और उसके बाद में साथ में क्या होगा, जैसे मान लो कोई गरीब लोग हो गए, अपंग लोग हो गए, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हो गए, या फिर कोई और अन्य व्यक्ति हो गए, ठीक है, ये कोई भी व्यक्ति जो है वो न्यायालय में जो है PIL को दायर कर सकता है, ठीक है। अब गरीब पिछड़े लोग होंगे वो अपने अधिकारों के लिए दायर कर देंगे, ठीक है, न्यायालय तक। कई बार क्या होता है गरीब लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, वो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है। तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो गया, कोई आम नागरिक हो गया, या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, या फिर कोई NGO हो गया, तो वो न्यायालय में रिट लगा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन जो कि काफ़ी गरीब है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये क्या कर सकते हैं, PIL जो है वो कर दी है। अब PIL जो है वो कौन नहीं लगा सकते हैं, PIL जो है वो मेडिकल वाले लोग नहीं लगा सकते, लैंडलॉर्ड जो है वो नहीं लगा सकते। इसके अलावा SC हाईकोर्ट के जो मेंबर हैं, ठीक है, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है वो जो है वो अगर मान लो हाईकोर्ट में जो है या कोई अधीनस्थ न्यायालय है या फिर कोई भी न्यायालय है जिसमें क्या है कोई भी पेंडिंग जो है केस चल रहा है, उसके ऊपर जो है PIL जो है वो नहीं लगाई जा सकती है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका अपने क्षेत्र के MLA से टकराव होता है तो आप क्या करोगे, ठीक है। अगर MLA से, आपके क्षेत्र में MLA से टकराव हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसके बारे में पूछा गया है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वापस एक क्वेश्चन है, आपको RAS बनने की इंस्पिरेशन जो है वो कहाँ से मिली। तो ये क्वेश्चन तो हर किसी से पूछा जा सकता है। आप इतने समय से तैयारी कर रहे हो तो अब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है तो क्या जाकर पार्टी करोगे, हंसते हुए। और ये पार्टी कैसे करते हैं, मुझे भी हंसी आ गई। अब उनसे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो, अब तो आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, मतलब अब तो पार्टी टाइम आ गया है। तो हंसते हुए पूछे ये पार्टी कैसे करते हैं, तो मतलब एक उसको और ज़्यादा मतलब ईजी वे में कर दिया गया। सर ने कहा बस अब एक लास्ट क्वेश्चन, अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ कि हम खुश हो जाए, ठीक है। फिर उन्होंने बताया होगा अपने बारे में, खुश होने के लायक कुछ बताया होगा, फिर उसके बाद में थैंक यू और फिर आप जा सकते हैं। इस तरह से उनका इंटरव्यू जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और कैंडिडेट की इंटरव्यू लेकर मैं हाजिर होंगी। बाय।